Hi everyone. So we are starting with a new reading, which is reading number 43, market efficiency. ठीक है, तो इक्विटी में अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें. अपना सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स हो गया है, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर हो गया है. तो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर अपना सबसे बड़ा चैप्टर था. सेकंड was सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स, जो कि ठीक ठाक है. एंड ये जो थर्ड है मार्केट एफिशिएंसी, दिस इज रिलेटिवली स्मॉलर एज कम्पेयर अदर टू चैप्टर. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सबसे पहला प्योर थ्योरी है. इसमें सबसे बड़ा जो चीज है इट्स प्योर थ्योरी. देयर आर नो सम्स अनलाइक द अदर टू चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा बहुत सम्स था, याद है, लेवरेज रेशियोज वगैरह, शॉर्ट सेलिंग वगैरह. एंड सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स में तो यस देयर आर प्रैक्टिकल्स. मार्केट एफिशिएंसी में देयर आर नो प्रैक्टिकल, देयर इज नो प्रैक्टिकल. तो पूरा थ्योरेटिकल बात होने वाला, पूरा कॉन्सेप्चुअल बात होने वाला है. तो थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि आपका जो एनर्जी है वो डाउन हो जाना चाहिए, कि यार सम्स नहीं है तो मजा नहीं आएगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. बट यस, यहाँ पे थ्योरी तो है, बट क्या बोला, कॉन्सेप्चुअल है. रियल लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करेगा, जो भी मैं आपको अभी बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, तो पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सर इसमें थ्योरी है, देयर इज नो प्रैक्टिकल सम्स. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑल्सो एनी प्रैक्टिकल. कोई जब सम्स है ही नहीं तो कोई प्रैक्टिकल सम्स आने का चांस भी नहीं होता है. तो प्योर थ्योरी. तो जो थ्योरी चैप्टर होता है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, रिटेंशन को लेकर. इट्स ऑल अबाउट रिटेंशन, की कितना आपके दिमाग में सेट होता है. तो ये जब अपने चैप्टर करेंगे, ऑब्वियसली मैं चीजों को बार बार रिपीट करूंगा, सो दैट आपको क्लास के अंदर में सब कुछ याद हो जाए. ठीक है, राइट. क्या आपका जो डिपेंडेंसी है स्क्वाइजर पे कम से कम हो, जो राइटअप है उस पर कम से कम हो, सुनने में आपका मैक्सिमम चीजें क्लास के अंदर में याद हो. सर रिटेन कैसे रहे, देखो रिटेन तो तभी रहेगा जब आप क्लास करने के बाद एक बार स्क्वाइजर, एक बार आप राइटअप रीड कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस. दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर थ्योरी वाला चैप्टर. ये थ्योरी चैप्टर याद कैसे रहे, तभी याद रहेगा कि आप उसको रिवाइज करते जाइए और क्वेश्चंस करते जाइए, सो दैट यू आर एबल टू रिटेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो हाँ, थ्योरी बोलने का ये मतलब नहीं था अगेन कि आप जब चैप्टर सुनो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो कि यार थ्योरी है, इट्स लाइक अ थ्योरी, सम्स तो है नहीं, तो वो एनर्जी डाउन नहीं रहे, बट उल्टा एनर्जी हाई रहे. यार थ्योरी है तो अपने को ज्यादा सिंसियर होना पड़ेगा टू एंश्योर दैट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा. स्टार्ट करें. मार्केट एफिशिएंसी. तो यहाँ पे सबसे पहला चीज, वी हैव टोटल 7 LOS. टोटल 7 LOS है, एंड इन दिस 7 LOS आई हैव ग्रुप्ड दिस एंटायर चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स. पार्ट नंबर 1 इज अबाउट मार्केट एफिशिएंसी, जो कि चैप्टर का नाम भी है, मार्केट एफिशिएंसी. तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में वी विल डिस्कस कि मार्केट एफिशिएंसी होता क्या है. तो वी हैव 5 LOS इन दिस. LOS नंबर ए से LOS नंबर ई, जो कि आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव है, टू कवर अबाउट मार्केट एफिशिएंसी. Part number two is market anomalies. Part number two is market anomalies. That is LOS number F. एक सिंगल LOS तो है, बट अगेन डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है. एनोमलीज के अंदर में डिस्कस करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन अ सिंगल LOS. पार्ट नंबर 3 इज अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस. LOS नंबर जी, अगेन एक सिंगल LOS है, बट यस अगेन डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है बिहेवियरल फाइनेंस में. अब ये जो बिहेवियरल फाइनेंस है ना, लेवल 3 के अंदर में वी हैव अ सेपरेट रीडिंग इटसेल्फ. जैसे यहाँ पे इक्विटी आपके एक सेपरेट रीडिंग, वहां पे बिहेवियरल फाइनेंस एक सेपरेट रीडिंग है, एक सेपरेट पूरा का पूरा एक रीडिंग है. तो सोचो लेवल 3 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया ऑन बिहेवियरल फाइनेंस को. यहाँ पे तो अपने सिर्फ टच करेंगे. एलओएस नंबर जी के अंदर में वी हैव अ लिमिटेशन, वी विल जस्ट टच अपॉन के बिहेवियरल फाइनेंस होता क्या है, राइट. बट अगेन इन योर लेवल 3 बहुत ज्यादा डिटेल लेवल पे होने वाला बिहेवियरल फाइनेंस. तो प्लीज आप यहाँ पे जब पार्ट नंबर 3 आप सुनो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आप चीज को समझिए, ताकि आपके लेवल 3 के अंदर में भी काम आए बिहेवियरल फाइनेंस, राइट. एंड रियल लाइफ में ऑल्सो आप जब सुनोगे एग्जाम्पल्स के साथ बिहेवियरल फाइनेंस को, आपको लगेगा हाँ सर ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ में. ऐसे ही तो होता है रियल लाइफ के अंदर में, प्रैक्टिकल लाइफ में, बिकॉज थ्योरी इज डिफरेंट. जो टेक्सचुअली एक होता है ना सर, ऐसा होना चाहिए, एक होता है ऐसा होना चाहिए, एक होता है ऐसा होता है, देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है, तो बिहेवियरल फाइनेंस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको अपने थर्ड पार्ट के अंदर में. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, विच इज अबाउट द मार्केट एफिशिएंसी. तो सबसे पहले एलओएस नंबर ए से मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग विथ एलओएस नंबर बी. सर एलओएस बी से आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो, देखिए एलओएस नंबर बी का जो कमांड वर्ड है इज अबाउट कॉन्ट्रास्ट मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू. बोला कंपेयर करो मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को. जब मैं आपको मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू बता दूंगा, तो मार्केट एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इन दोनों टर्म से आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो स्टार्टिंग विथ एलओएस नंबर, क्या बोल रहा है, यू हैव टू कंपेयर द मार्केट वैल्यू वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू. चीज को समझिए, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस क्या है.
सबसे पहला चीज, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू इज एक्चुअली द टोटल मार्केट कैप ऑफ इनकम। क्या बोला? मार्केट कैप। जैसे सर इन्फोसिस का मान लो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज 1 लाख, जो नंबर्स ऑफ शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर में, दैट इज एक्चुअली 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। और करेंट प्राइस ऑफ इन्फोसिस इससे 1600, कितना बोला? 1600 पर शेयर का दाम है, और जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड कर रहा है कितना बोला? 1 लाख है। तो मार्केट कैप कैसे निकलेगा यहाँ पे? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू व्हाट? शेयर प्राइस। तो जो टोटल वैल्यू आएगा दैट इज एक्चुअली व्हाट? मार्केट कैप और मार्केट वैल्यू। मतलब जिस प्राइस पे इन्वेस्टर बाई या सेल कर सकता है, जिस प्राइस पे अपने बाई या सेल कर सकते हैं शेयर्स को, उसको अपने क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू, जो कि आज मार्केट का प्राइस। ये समझ में आया? मार्केट वैल्यू इज वेरी इजी कि सर जो एक्सचेंज पे अपने को दिख रहा है ना यार, किस प्राइस पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है, किस प्राइस पे आज इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है, किस प्राइस पे आज टीसीएस ट्रेड कर रहा है, उसी को ही अपने क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि सर मार्केट प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? मार्केट वैल्यू। लेट मी राइट दिस कि सर मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया? सीएमपी, करेंट मार्केट प्राइस। यार हर एक शेयर का दाम कितना चल रहा है। और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हो गया? करेंट मार्केट प्राइस इनटू व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू मान लीजिए एक ही बात है, मतलब किस प्राइस पे आज एक्चुअली बाई या सेल होगा, किस प्राइस पे एक्चुअल बाई और सेल विल हैपन, एक्चुअल बाई और सेल प्राइस, राइट। मार्केट प्राइस तो इज वेरी इजी। और मार्केट प्राइस कहाँ से देख सकते हो? एक्सचेंज के थ्रू देख सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में सर नंबर ऑफ मार्केट प्राइस पता है, नंबर ऑफ शेयर्स पता है, आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है तो वहां से मार्केट कैप पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, मतलब कि सर क्या प्राइस होना चाहिए? शुड बी द प्राइस ऑफ द एसेट। क्या बोला? शुड बी द प्राइस ऑफ एसेट। सर ये चीज नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो मार्केट प्राइस इन्फोसिस का भी कितना बोला मैंने आपको? 1600 बोला। याद रखिए थोड़ा नंबर्स, सर 1600 चल रहा है मार्केट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बोला? शुड बी प्राइस। क्या बोला? शुड बी प्राइस। और फंडामेंटल वैल्यू या फंडामेंटल प्राइस, फंडामेंटल प्राइस शुड बी मतलब कितना होना चाहिए? मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए रुपीज 1700। कितना होना चाहिए? 1700। तो 1600 क्या हुआ कि सर जो दाम चल रहा है और 1700 मेरे को लग रहा है। तुम कौन हो? तुम इन्वेस्टर हो। तुम कौन हो? इन्वेस्टर हो। क्या मेरे अकॉर्डिंग क्या है? 1700 होना चाहिए फंडामेंटल प्राइस। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू है जो 1700 आया कहाँ से? आया कहाँ से? अरे 1600 कहाँ से आया होगा? बेसिस ऑन डिमांड एंड सप्लाई। 1600 कहाँ से आया होगा? डिमांड एंड सप्लाई। तो 1700 भी तो कहीं से आया होगा। 1700 भी तो कहीं से आया होगा। हाँ, आया तो है। यह आया थ्रू द वैल्यूएशन एक्सरसाइज। ये कहाँ से आया? थ्रू द वैल्यूएशन एक्सरसाइज। सर वैल्यूएशन एक्सरसाइज का मतलब देखो, इक्विटी के अंदर में आपके पास लास्ट रीडिंग है इक्विटी वैल्यूएशन, चेक कर लो एक बार। एकदम लास्ट रीडिंग है इक्विटी वैल्यूएशन। इक्विटी वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? यार आप डिटरमाइन कर रहे हो से इन्फोसिस का दाम कितना होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कितना चल रहा है, मैंने बोला कि कितना होना चाहिए। तो सर अपने क्या करेंगे? जो भी इन्फोसिस से मेरे को फ्यूचर्स में डिविडेंड मिलने वाला है या एक्सपेक्टेड प्राइस अप्रिसिएशन होने वाला है, क्या बोला कि अगर सर मैं शेयर बाई करता हूँ तो मेरे को फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज कितना मिलेगा उस शेयर से? तो शेयर से अपने को क्या मिल सकता है? डिविडेंड मिल सकता है। सेकंड, प्राइस अप्रिसिएशन। व्हाट वी वांट कि यार दाम इंक्रीज हो जाए इफ वी आर बाइंग द शेयर। तो ये जो फ्यूचर में मेरे को एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज मिलने वाला है ना, उसको मैं डिस्काउंट करूंगा, उसका मैं प्रेजेंट वैल्यू करूंगा एट माई रिक्वायर्ड रिटर्न। उससे निकलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू। उससे क्या निकलेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू। सर ये कैलकुलेशन कैसे होगा? प्लीज वो इक्विटी वैल्यूएशन के अंदर में कवर होने वाला, वहां पे अपने इंट्रिंसिक वैल्यू जम के कैलकुलेट करेंगे यार इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या और कैसे कैलकुलेट होता है। बट एक बार आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यार इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। It is the present value of the expected future cash flows। या जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज आने वाला है उस शेयर से या उस एसेट से, जो भी फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, उसका क्या प्रेजेंट वैल्यू करिए। क्यों सर प्रेजेंट वैल्यू क्यों करना है? बिकॉज आप इंट्रिंसिक वैल्यू आज के दिन डिटरमाइन कर रहे हो। अरे आज आप उस शेयर का वैल्यू करना चाह रहे हो। यार ये जो 1700 है ना, ये कैसे आया? क्या आप आपके हिसाब से 1700 कैसे होना चाहिए? इट इज द बेसिस ऑन दी जो भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू आपको करना है। सर एकदम सिंपल एग्जांपल दीजिए तो। आपने मेरे को कुछ फीस दिया, आपने मेरे को फीस दिया, कब दिया आपने फीस?
कोर्स एंड पे या कोर्स स्टार्टिंग में? कोर्स एंड पे या कोर्स स्टार्टिंग में? कोर्स स्टार्टिंग में। यार जब कोर्स स्टार्ट हो उस समय मैंने आपसे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ फीस चार्ज कर दिया, कितने टाइम के लिए? नेक्स्ट से 5 मंथ्स के लिए। मान लो अपना जो कोर्स चलने वाला है नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए चलने वाला है। नेक्स्ट 5 मंथ्स में आर यू एक्सपेक्टेड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दी क्लासेस? यस। अरे इसलिए तो अपनी क्लासेस ली है कि आपको नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर में सर मेरे को नॉलेज मिलेगा, मेरे को ज्ञान मिलेगा, तो उसका नेक्स्ट 5 मंथ्स में मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। उसके लिए फीस आप कब पे कर रहे हो? स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, सर आज ही फीस पे कर रहे हैं, क्लास के स्टार्टिंग में ही या कोर्स के स्टार्टिंग में ही फीस पे कर रहे हो, तो जो भी फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है ना नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ्स के लिए, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हो एट योर रिक्वायर्ड रिटर्न। यार आपके हिसाब से आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? आपके हिसाब से आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है? तो वो जो रिक्वायर्ड रिटर्न से आप प्रेजेंट वैल्यू के उससे जो वैल्यू आया वो मान लो फीस के बराबर आया कि हाँ आप जो फीस सर कोट कर रहे हैं वो फाइन है, वो फाइन है क्योंकि आपको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज दैट फीस इटसेल्फ। इंट्रिंसिक वैल्यू इज दैट फीस इटसेल्फ कि यार वो जो फीस है ना, जो फीस सर चार्ज करे वो एक्चुअली कितना होना चाहिए, वो एक्चुअली कितना होना चाहिए, क्या वो ज्यादा होना चाहिए, क्या वो कम होना चाहिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ कि आप क्या दाम देने के लिए रेडी हो, शुड बी योर फंडामेंटल प्राइस। और वो वैल्यू आया कैसे? जो भी फ्यूचर में बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसका क्या प्रेजेंट, उसका क्या प्रेजेंट वैल्यू, रीजन आज के दिन अपने वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लोग सबको का हुआ हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबका हुआ हुआ है कि यार कोई भी चीज अगर मान लो $100 खड़ा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे, उसका वैल्यू एज ऑन टुडे विल नॉट बी $100, उसका अपने क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। जो $100 एक साल के बाद आपको मिलेगा, आज के दिन अगर आपको वो चाहिए तो कब मिलने वाला है? आज के दिन आपको कब मिलने वाला है, बिकॉज उसका अपने क्या करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस। ठीक है, बट अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा? इट्स अ पार्ट ऑफ लास्ट वाला चैप्टर। तो यहाँ पे आपको जो भी फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने वाला है उसका क्या प्रेजेंट वैल्यू, उससे मेरा शुड बी वैल्यू या फंडामेंटल प्राइस निकल। Second definition of intrinsic value सुनना, intrinsic value is the value which the investor will actually place on the asset provided he has a complete understanding about the investment characteristics of the asset। अरे बाप रे बाप, तो ये तो बहुत हेवी लाइन आपने बोल दिया। हाँ भाई हेवी तो बोल दिया, बट अंदर में ना बेस जो है बहुत इजी है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये लाइन, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू विच द शेयर होल्डर विल प्लेस ऑन द एसेट, विल प्लेस ऑन द एसेट। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? provided the investor has the complete understanding about the investment characteristic of the asset। तो सिंपल लाइन में समझाइए ना, देखो सिंपल लाइन यही है कि आप कितना दाम देने के लिए रेडी हो, प्रोवाइडेड आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उस एसेट। बस सिंपल सा चीज कह रहे, जो 1700 है ना, या पे करने के लिए आपके हिसाब से 1700 होना चाहिए। कब? जब आपके पास सारा का सारा इंफॉर्मेशन है, किसको लेके? इन्फोसिस को लेके। ऑल द इंफॉर्मेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसेट। सर उस एसेट के बारे में सर मेरे को सारा नॉलेज है, सारा इंफॉर्मेशन है, तो सर मेरे हिसाब से 1700 होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, जब मैंने एक वर्ड यूज किया कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या आपको लगता है आपके पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा स्टॉक को लेके? सारा का सारा मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन, आपको लगता है कि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा? अब इसके अंदर में कोई स्टूडेंट अग्री कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट डिसअग्री कर रहा होगा। अरे ऐसा जरूरी नहीं है कि सब डिसअग्री करेगा, कोई के मन में होगा हाँ सर सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सर इन्फॉर्मेशन का मतलब एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जो भी गूगल में न्यूज आ रहा है वो सब सारा अवेलेबल है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, गूगल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल। बट सोचो ऑल द इन्फॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल और सर्टेन इन्फॉर्मेशन आर कॉस्टली। yes certain information are costly sir, example can be bloomberg access, एग्जाम्पल कैन बी ब्लूमबर्ग एक्सेस। जब आप ब्लूमबर्ग का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सर वहां पे इंफॉर्मेशन पहले आता है, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन पहले आता है, राइट? तो यस सम इंफॉर्मेशन आर फ्रीली ओवर द इंटरनेट, बट यस सर्टेन इंफॉर्मेशन आर कॉस्टली, सर्टेन इंफॉर्मेशन आर कॉस्टली। बेस्ट एग्जाम्पल सर ब्लूमबर्ग का एक्सेस लेंगे या कोई सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां से मेरे को इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलता है या कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिलता है विच मे नॉट बी अवेलेबल फ्रीली इन टू द मार्केट। तो जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, जिनके पास सारा इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, मतलब सर वो लोग हो सकता है कुछ सब्सक्रिप्शन पे करके दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मैंने बोला कि द इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू विच द इन्वेस्टर विल प्लेस ऑन द एसेट प्रोवाइडेड ही हैज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो आपको लगता है सबके पास सारा इंफॉर्मेशन होगा या सबके पास अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकता है? अलग अलग इंफॉर्मेशन हो सकता है। रीजन सर जिसके पास ब्लूमबर्ग का एक्सेस है उसके बाद और इंफॉर्मेशन होगा, जिसके पास सब्सक्रिप्शन, जिसके पास मॉडलिंग अलग अलग मॉडल के एक्सेस है
पैसा दे के उसके पास हो सकता है सर सुपीरियर इंफॉर्मेशन हो। इसका मतलब सबके हिसाब से प्राइस 1700 होगा और इट विल डिफर। सबके हिसाब से 1700 होगा, इट विल डिफर ना, क्योंकि कोई को लगेगा सर 1700 नहीं 1800 होना चाहिए, बेसिस ऑन देयर इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑन देयर नॉलेज, बेसिस ऑन देयर असम्पशन। तो कोई के हिसाब से हो सकता है 1800 हो, कोई के हिसाब से 1600 हो, कोई के हिसाब से 2000 हो, कोई के हिसाब से 1500 हो। तो देखो मैंने क्या किया, इस प्राइस को फिक्स रखा बट इंट्रिंसिक वैल्यू को चेंज करते जा रहा हूँ, क्योंकि यार 1600 तो मार्केट में चल रहा है, ये तो एक सिंगल प्राइस होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। इंट्रिंसिक वैल्यू किस पर डिपेंड करता है सर? डिपेंड कर रहा है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर पे। और क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि सर इंफॉर्मेशन हर एक इन्वेस्टर के पास अलग अलग हो सकता है, अलग अलग इन्वेस्टर के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है। या यार इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है बट रिसर्च कौन करे सर? अरे आलस इंफॉर्मेशन है बट एक होता है ना यार, इंफॉर्मेशन तो तभी, मतलब जो न्यूज है वो तभी इंफॉर्मेशन बनेगा आपके लिए। न्यूज सबके लिए, इंफॉर्मेशन आपके लिए। वो जो न्यूज है वो इंफॉर्मेशन आपके लिए तभी बनेगा जब रिसर्च करो। रिसर्च के लिए एफर्ट हो सकता है सर मन नहीं कर रहा है रिसर्च करने का, तो नहीं है तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे वर्सेस जो कोई और रिसर्च करके कैलकुलेट कर रहा है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा बेटर होने वाला है। जो पर्सन बेटर रिसर्च करके कर रहा है, जो पर्सन एफर्ट डाल रहा है, तो सर उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा वो ज्यादा करेक्ट होगा एज कंपेयर टू व्हाट जो आप कैलकुलेट कर रहे हो। सबसे पहला, इंट्रिंसिक वैल्यू सब्जेक्टिव होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट? सब्जेक्टिव। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू विल डिफर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बेसिस ऑन इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑन इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन कैन बी कॉस्टली और इट कैन बी फ्रीली अवेलेबल। सारा चीज समझ में आ गया होगा, ये सब चीज, ये सर फ्री भी हो सकता है और कॉस्टली भी हो सकता है, राइट। और जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस सबसे ज्यादा है वो ऑब्वियसली इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैलकुलेट करेगा वो ज्यादा एक्यूरेसी से कैलकुलेट करेगा। एंड जिसके पास इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं है पूरा का पूरा, वो इंट्रिंसिक वैल्यू तो कैलकुलेट करेगा बट यस उसका इंट्रिंसिक वैल्यू विल डिफर एज कंपेयर टू द पर्सन हु हैज एक्चुअली हैज द ऑल द इंफॉर्मेशन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू डिफर इन्वेस्टर टू, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर एक जन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा मे नॉट बी दूसरा जन के लिए वही इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, बिकॉज सबके पास इंफॉर्मेशन अलग है। और इंफॉर्मेशन अलग होने के बाद भी आप क्या अजम्पशंस ले रहे हो दैट इज ऑल्सो मैटर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। एक्सपेक्टेशन इज अबाउट द अजम्पशन। आपको कितना लगता है कि कितना कितना डिविडेंड आएगा के हिसाब से, आपके हिसाब से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो यहाँ पे अपने अच्छे से डिगिंग किए, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, शुड बी प्राइस से फंडामेंटल, वेयर एज मार्केट प्राइस इज एक्चुअल। सर मार्केट में क्या भाव चल रहा है उस शेयर का, मार्केट में क्या उस शेयर का भाव चल रहा है। अब एक बार थोड़ा सा मार्केट एफिशिएंसी टर्म पे लेट्स फोकस ऑन मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी, सर एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब यार अपने कितना एफिशिएंट है, अपने कितना एफिशिएंट है टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू। टू डिटरमाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू मींस सर अगर जो प्राइस है ना पी, जो प्राइस है पी, ये प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है, प्राइस जो है सर इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब सर मान लीजिए प्राइस 1600 चल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी 1600 होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू भी 1600 होना चाहिए। तो क्या मार्केट्स एफिशिएंट है? यस, मार्केट्स आर एफिशिएंट। मार्केट्स आर एफिशिएंट चीज को पहले देखो यहाँ पे कि सर अगर प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू तो सर मार्केट्स आर एक्चुअली व्हाट? एफिशिएंट। इसका मतलब देखो मैंने बोला प्राइस 1600 है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी 1600 है। अगर मानिए प्राइस 1600 है, इंट्रिंसिक वैल्यू 1700 है, दिस इज माई प्राइस, दिस इज माई इंट्रिंसिक वैल्यू। आपके हिसाब से स्टॉक का दाम होना चाहिए 1700। मैंने क्या बोला? आपके हिसाब से, बिकॉज इट इज बेसिस ऑन योर रिसर्च यू हैव डिटरमाइंड 1700, कोई और 1800 बोल रहा होगा। तो आपका जो वैल्यू है इन्फोसिस पे जो आप प्लेस कर रहे हो दैट इज एक्चुअली व्हाट? 1700। वेयर एज मार्केट में कितना चल रहा है? 1600। तो मार्केट में कम चल रहा है दाम या ज्यादा चल रहा है? सोच के बताओ, मार्केट में दाम ज्यादा चल रहा है या कम? आपको देखना है प्राइस, सर कम चल रहा है ना, एज कंपेयर टू जो होना चाहिए, एज कंपेयर टू होना चाहिए। अगर आपको लगता है 1700 होना चाहिए और दाम 1600 चल रहा है, तो आप क्या करोगे? स्टॉक को बाई करोगे या सेल? स्टॉक को बाई करोगे या सेल करने का मतलब शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। शॉर्ट सेल भी मतलब बोरो करके सेल। एंड बोरो करके सेल तब करते हैं जब स्टॉक क्या होता है? ओवर वैल्यूड होता है, जब चीजों का दाम ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बोला कि सर अगर प्राइस कम है एज कंपेयर टू होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट? अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड? अंडर वैल्यूड। क्यों?
क्योंकि सर दाम होना चाहिए था 1700, होना चाहिए था, शुड बी, बट दाम चल रहा है कितना 1600। द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, अंडर वैल्यूड। द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो अपने क्या करेंगे, अंडर वैल्यूड चीज को क्या करते हैं, अपने खरीदते हैं। जो सर सस्ते में मिल रहा है उसको खरीदिए। क्यों? अगर सोचो सब कोई के हिसाब से 1700 हो गया, सब कोई मार्केट के हिसाब से अगर 1700 हो गया, तो क्या सब कोई बाई करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। बिकॉज सबको लग रहा है यार प्राइस तो 1600 है, होना चाहिए था 1700। सो बिकॉज ऑफ द डिमांड प्रेशर, बिकॉज ऑफ द बाइंग प्रेशर, द प्राइस विल रिमेन 1600 और इट विल मूव टुवर्ड 1700। यार अगर सब कोई के हिसाब से सर 1700 हो गया या आसपास हो गया, तो सर सब कोई 1600 पे बाइंग रखने का मन करेंगे, सब कोई बाई करेगा। और बिकॉज ऑफ बाइंग प्रेशर, बिकॉज ऑफ डिमांड प्रेशर, प्राइसेस विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू। दाम जो है 1600 से 1700 की तरफ मूव करेगा। और जैसे 1700 आ गया, आपने यही तो सोचा था कि दाम होना चाहिए 1700, तो अपने तो कितना पे बाई करके रखे हैं 1600। 1700 जैसे टच हुआ तो क्या करें, सेल। अरे अपना प्राइस मीट हो गया ना, 1600 पे बाई किया तो और बोले थे दाम होना चाहिए 1700, इसका मतलब अपने क्या कर देंगे सर। तो क्या चीज बोला कि सर अगर दाम इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो क्या करो, बाई। इफ प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। सर ये क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को मार्केट एफिशिएंसी समझाना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, बट मैंने बोला कि यार एक बार होल्ड करके इस चीज को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू का रिलेशनशिप, ऑटोमेटिकली आपका एफिशिएंसी भी कवर अप हो जाएगा। तो बोला प्राइस अगर कम है सर इंट्रिंसिक वैल्यू से, प्राइस अगर कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से, द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो अपने क्या करें, बाई करें या सेल, लॉन्ग जाए या शॉर्ट जाए, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन शैल वी टेक, वी शुड गो व्हाट, लॉन्ग। अपने क्या करना चाहिए, स्टॉक को बाई करना है, वी शुड गो लॉन्ग और वी शुड बाई द शेयर, राइट। उल्टा बोले, उल्टा, सर अगर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए प्राइस चल रहा है 1900 और इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए 1700, आपसे, आपके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से या आपके हिसाब से दाम होना चाहिए 1700, वेर एज प्राइस कितना चल रहा है 1900, तो दाम ज्यादा चल रहा है, दाम ज्यादा चल रहा है। और सब कोई को कितना लग रहा है 1700 होना चाहिए, तो सब कोई क्या करेगा, अगर कोई भी चीज ओवर वैल्यूड होता है तो सब कोई क्या करता है, उसको शॉर्ट सेल या सेल करता है, क्या करता है, सेल। और सेलिंग प्रेशर से 1900 किधर मूव करेगा, 1700 की तरफ। अरे बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर, बिकॉज ऑफ सप्लाई, द प्राइसेस विल 1900 से सर 1700 की तरफ मूव करेगा। तो स्टॉक क्या एक्चुअली ओवर वैल्यूड है, स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट, ओवर वैल्यूड। वी शुड सेल और वी शुड डू व्हाट, शॉर्ट सेल, शॉर्ट करेंगे शेयर को। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे कोई के मन में आता है यार कभी कभी, सर प्राइस को मूव करवाए या इंट्रिंसिक वैल्यू को मूव करवाए, एकदम बेसिक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कभी कभी, यार सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा, प्राइस चेंज हो रहा है या इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि ये तो चीज समझ आ रहा है कि सर कुछ तो एक दूसरे की तरफ मूव हो रहा है, बट क्या चीज, देखिएगा। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू 1700, उसको फिक्स रखिए प्लीज, उसको फिक्स रखिए, डोंट मेक इट वॉलाटाइल, उसको चेंज मत करिए। सर क्या चीज को चेंज करें, फिर प्राइस को चेंज करिए। इंट्रिंसिक वैल्यू अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का रिस्पेक्ट करो। यार वो अपने डिटरमाइन किया ना, वो अपने डिटरमाइन किया, सर उसको अपने स्टैग्नेंट कर देंगे, उसको कांस्टेंट कर देंगे, प्राइस को मूव करवाएंगे। देखना कैसे, मान लो 1700 होना चाहिए दाम, और पहला केस लिया कि प्राइस 1600 है, ये वाला कि सर प्राइस 1600 चल रहा है, तो सबको को लगा यार स्टॉक का दाम ये होना चाहिए 1700, चल रहा है 1600, तो मन में आ रहा है कि यार कम दाम पे चल रहा है, लेट्स बाई दी शेयर, लेट्स बाई दी शेयर, एंड बिकॉज ऑफ द डिमांड प्रेशर प्राइस विल गो अप। तो देखो मैं प्राइस को मूव करा रहा हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू फिक्स रख दिया, ये आपके लिए इजी हो जाएगा सोचने के लिए। तो सर इंट्रिंसिक वैल्यू को फिक्स कराइए और प्राइस जो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा, प्राइस जो होगा इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी प्राइस की तरफ नहीं आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू अपनी जगह पे रहेगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। तो अपने क्या करें, स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है क्योंकि दाम कम है, दाम कम है, तो प्राइस को देखते हुए आप अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड सोचे। सर दाम अगर कम है जो होना चाहिए, इसका मतलब स्टॉक क्या है, कम, अंडर वैल्यूड पे चल रहा है, तो अपने क्या करें भाई, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का डिसीजन प्राइस को देखते हुए लीजिए, इजी हो जाएगा आपके लिए सब सोचना। सर प्राइस क्या एक्चुअली, बस इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस दोनों सोचेगा तो तुम कंफ्यूज हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट दी प्राइस, प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस अगर कम चल रहा है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, चलिए बाई करते हैं शेयर को। ओवर वैल्यूड वाला चीज सोचे कि सर 1700 होना चाहिए, दाम चल रहा है 1900, देखो दाम चल रहा है 1900, तो सर यहाँ पे दाम चल रहा है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए
तो स्टॉक का प्राइस कम आना चाहिए, तो वो कम कैसे आए, वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ कैसे मूव हो, अगर सब कोई क्या करे, सेल या शॉर्ट सेल करे, सेल या शॉर्ट सेल करे, बिकॉज ऑफ द सप्लाई प्रेशर प्राइस विल कम डाउन एंड इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये चीज ध्यान रखना प्लीज कि जो प्राइस है सर वो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव, जो प्राइस है इट विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का मतलब। अब देखो, जब प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा या कम होता है ना, ज्यादा या कम होता है, तो उसको अपने बोलते हैं मार्केट्स आर इनएफिशिएंट, मार्केट्स आर मार्केट्स आर इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब सर P इज नॉट इक्वल टू I, मार्केट्स आर इनएफिशिएंट मतलब P इज इक्वल टू नॉट IB। एक सेकंड को, मार्केट की तरफ नहीं, मेरे को इनएफिशिएंट वर्ड की तरफ हाईलाइट करना चाहिए। प्राइस इज नॉट इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। तुम सोचो, अगर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाए, प्राइस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाए, तो मन करेगा क्या ट्रेड करने का, मन करेगा ट्रेड करने का, अरे दाम 1600 होना चाहिए और चल भी 1600 है, अरे ट्रेड तो तुम करेगा, बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू, बिकॉज यू वांट टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, आपको नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है, तो आप ट्रेड तो करोगे, क्योंकि सर 1600 चल रहा है, होना भी 1600 चाहिए था। हाँ, अब डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से मार्केट मूव करेगा, तो बाई या सेल तो आप करोगे डिपेंडिंग ऑन जो भी दाम चल रहा है, इफ द मार्केट्स आर एफिशिएंट, इफ द मार्केट्स आर एफिशिएंट। बट जब मार्केट इनएफिशिएंट होता है ना, तब अपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। जब सर मार्केट्स इनएफिशिएंट होता है, व्हाट वी अर्न एक्चुअली, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। सर एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि द प्रॉफिट विच इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। जब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं नॉर्मल सिनेरियो में, उससे ज्यादा अर्न करें, क्यों, क्योंकि सर जो प्राइस है वो और इंट्रिंसिक वैल्यू में ज्यादा गैप है, प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में ज्यादा गैप है, इफ देयर इज अ ह्यूज गैप देन यू विल बी एबल टू अर्न व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यार जब मार्केट्स इनएफिशिएंट होगा तभी तो एक्टिव ट्रेड करने में फायदा है, तभी तो एक्टिव बाइंग या एक्टिव सेलिंग करने में फायदा है, बिकॉज प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या, देयर इज अ डिफरेंस। बट अगर सर मार्केट्स एफिशिएंट है, तो प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, इंट्रिंसिक वैल्यू, दाम, और जो दाम होना चाहिए वो इंट्रिंसिक वैल्यू के, जो प्राइस होना चाहिए वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर। समझ में आ रहा है आपको चीज, इफ मार्केट्स आर एफिशिएंट, इफ मार्केट्स आर एफिशिएंट, अगर एफिशिएंट है, देन price is equal to what, intrinsic value. Second, if markets are inefficient, markets अगर inefficient है, इसका मतलब price is not equal to what, intrinsic value. प्राइस जो है सर इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर नहीं है, therefore स्कोप ऑफ व्हाट, क्या चीज का स्कोप है, स्कोप ऑफ एब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न का स्कोप, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर अगर मार्केट सफिशिएंट है तो क्या ट्रेड नहीं करेगा, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। अपने थोड़ी देर में समझेंगे कि ट्रेड करना चाहिए और उससे कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा एक्टिविटी अपने को करना चाहिए, ठीक है। तो अगर सर मार्केट सफिशिएंट है तो क्या करना चाहिए, प्लीज थोड़ी देर में आते हैं यार, अपने को क्या कंक्लूड करना है, कौन सा पोर्टफोलियो मैनेज करना, कैसा टाइप का पोर्टफोलियो। बट अगर इनएफिशिएंट है तब तो उसका स्कोप ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट है, राइट। और ये चीज अपने नोट कर ही लिया कि स्टॉक अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड होगा, स्टॉक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होगा। एक सेकंड, जो इंट्रिंसिक वैल्यू अपने डिटरमाइन किए थे 1700, सर क्या वो चेंज हो सकता है क्या, अभी मैंने बोला था इंट्रिंसिक वैल्यू को रिस्पेक्ट करो, उसको कांस्टेंट रख दो, तो अब पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन आपसे, काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या सर चेंज हो सकता है कि नहीं, चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट सर अभी आपने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू को फिक्स रखो, हाँ भाई इंट्रिंसिक वैल्यू को फिक्स रखना है, बट मैंने बोला अब कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या अपने चेंज कर सकते हैं, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो सकता है, दिस 1700 कैन बिकम 1800 और इट कैन बिकम 1650, यस इट कैन, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू आया कहाँ से, इंट्रिंसिक वैल्यू आया कहां से, बेसिस ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज, जो आपको लग रहा है फ्यूचर में आने वाला है, और जो आपको लग रहा है इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन सम अजम्पशन एंड दोज अजम्पशन आर बेस्ड ऑन व्हाट, सम इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप सोच रहे हो ना यार फ्यूचर में इन्फोसिस मेरे को कितना डिविडेंड देगा, कुछ इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप सोच रहे हो फ्यूचर में मेरे को इन्फोसिस कितना डिविडेंड देगा, बट इज दैट इंफॉर्मेशन कैन चेंज, यस इट कैन चेंज। बाबा इंफॉर्मेशन तो चेंज होता ही है मार्केट में, नया इन्फॉर्मेशन आता रहता है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन चला जाता है, तो यस इन्फॉर्मेशन कैन चेंज, एंड इन्फॉर्मेशन अगर चेंज होगा तो सर मेरा अजम्पशन चेंज होगा, यस, और आपका अजम्पशन चेंज हुआ इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कैन ऑल्सो। तो ये मत सोचना कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाला, नो, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन ऑल्सो डांस, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन ऑल्सो चेंज,
ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंज इन इंफॉर्मेशन, ड्यू टू चेंज इन इंफॉर्मेशन, ड्यू टू चेंज इन, राइट। दिस वाज योर एलओएस नंबर बी। काफी इजी एलओएस है, बट हाँ बहुत बढ़िया है, वहां पे आपका एकदम फंडामेंटल स्किल क्लियर हो जाता है यार मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि यही था कि कंपेयर करना मार्केट प्राइस और वैल्यू। जस्ट 1 मिनट में समराइज कर ले ताकि आपका सारा चीज क्लियर हो जाए। सबसे पहला सर, मार्केट प्राइस का मतलब जो कि आज दाम चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जो शुड बी या फंडामेंटल वैल्यू होना चाहिए, जो दाम होना चाहिए, राइट। ये निकलता कैसे? ये निकलता है वाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज। दिस विल बी कवर्ड इन योर वैल्यूएशन टॉपिक। दिस इज योर वैल्यूएशन एक्सरसाइज। जो भी मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है उसका क्या प्रेजेंट वैल्यू करिए। और इंट्रिंसिक वैल्यू से डिफर करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के ऊपर में, बिकॉज सबके पास इंफॉर्मेशन अलग अलग होगा, सबके पास इंफॉर्मेशन अलग अलग होगा, बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी व्हाट कॉस्टली और इंफॉर्मेशन कैन बी फ्री, राइट। सो बेसिस ऑन द इंफॉर्मेशन आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा आपके फ्रेंड से डिफर हो सकता है, आपके फ्रेंड से डिफर हो सकता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू का एक बुकिश डेफिनेशन जो मैंने बोला था क्या था कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज द प्राइस और इज द वैल्यू ऑफ द एसेट व्हिच द इन्वेस्टर विल प्लेस प्रोवाइडेड ही हैज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसेट। बट यस सर, सबके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो होगा नहीं, सबके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगा नहीं, दैट इज व्हाई इंट्रिंसिक वैल्यू विल डिफर इन्वेस्टर टू। फिर अपने आए थे मार्केट एफिशिएंसी पे। यार मार्केट एफिशिएंसी का मतलब सर प्राइस इज इक्वल टू व्हाट इंट्रिंसिक वैल्यू व्हिच इज 1600 इज इक्वल टू 1600। फिर मैंने लेके आया आपको यार प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में सर डिफरेंस हो सकता है, प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। हाँ, अब जो प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस होगा तो अपने को ये देखना है कि प्राइस ज्यादा है या प्राइस कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से। प्लीज क्रिएट योर बायस टुवर्ड्स प्राइस, इजी हो जाएगा समझ। प्राइस के लिए अपना बायस लेके आए कि सर अगर दाम ज्यादा है ना इंट्रिंसिक वैल्यू से, दाम ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट ओवर वैल्यूड, द स्टॉक इज एक्चुअली व्हाट ओवर वैल्यूड, तो अपने को क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए, शॉर्ट सेल करना चाहिए, तभी तो प्राइस जो इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव होगा। प्राइस को प्लीज मूव करवाइए, इंट्रिंसिक वैल्यू को फिक्स रखिए। सर इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ, प्राइस अगर यहाँ है तो अपने को क्या करना चाहिए? अंडर वैल्यूड है स्टॉक को बाई करना चाहिए, सो दैट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव करेगा एंड यू विल व्हाट गेन। अरे प्राइस जब इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव करेगा तभी तो गेन होगा ना, क्योंकि आप लोअर प्राइस पे बाई गए हो, हायर प्राइस पे यू विल व्हाट अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, यहाँ से आ गया। ये बहुत ज्यादा काम आता है अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, एंड ये चीज आप बैठा लो अगर अभी तो बहुत बढ़िया आपके लिए। और मैंने हर तरीके से समझाने का ट्राई किया कि इंट्रिंसिक वैल्यू को फिक्स रखिए, प्राइस को प्लीज चेंज करते जाइए, राइट। अगर मार्केट एफिशिएंट है तो प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर मार्केट इनएफिशिएंट है तो प्राइस इज नॉट इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने एक चीज बोला था यहाँ पे अपने कुछ करेंगे कि सर अगर प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू तो क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार। अपने को करना चाहिए पैसिव मैनेजमेंट है। सर पैसिव मैनेजमेंट का मतलब, प्लीज रुक जाइए एक बार। पैसिव मैनेजमेंट का मतलब एक बार रुक जाइए, जिसका पोर्टफोलियो हो गया होगा वो समझ गया होगा पैसिव मैनेजमेंट का मतलब, जिसका नहीं हुआ प्लीज एक थोड़ा सा वेट करो, मैं डिटेल में समझाऊंगा पैसिव मैनेजमेंट का मतलब कि अगर सर प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू अपने को करना चाहिए पैसिव मैनेजमेंट। अगर प्राइस इज नॉट इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू देयर इज अ स्कोप ऑफ एबनॉर्मल रिटर्न, यहाँ पे अपने को करना चाहिए एक्टिव मैनेजमेंट, यहाँ पे अपने को करना चाहिए एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर पैसिव वर्सेस एक्टिव प्लीज वेट करिए, समझाऊंगा। थर्ड, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने बोला क्या चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन चेंज होते जाएगा वैसे वैसे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कैन ऑल्सो चेंज, आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा अपना इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस ऑन इफ यू आर गेटिंग सर्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट। दिस वाज योर एलओएस नंबर बी। अब एलओएस नंबर ए में आते हैं। एलओएस नंबर ए क्या बोलता है, कमांड वर्ड देखते हैं एलओएस नंबर ए का। डिस्क्राइब मार्केट एफिशिएंसी, बोला डिस्क्राइब करिए मार्केट एफिशिएंसी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग देयर इंपॉर्टेंस टू द इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिशनर्स। बोला मार्केट एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करिए और उसका इंपॉर्टेंस बताइए, और उसका इंपॉर्टेंस बताइए। सुनिए, मार्केट एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि मार्केट्स आर सेट टू बी एफिशिएंट, मार्केट को तभी अपने एफिशिएंट बोलेंगे इफ द मार्केट प्राइसेस, जो मार्केट दाम चल रहा है ना, इफ इट इनकॉर्पोरेट्स और इफ इट रिफ्लेक्ट्स द पास्ट इंफॉर्मेशन और द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। सर मार्केट्स को एफिशिएंट तभी बोलेंगे जब जो करंट मार्केट दाम चल रहा है, जो मार्केट भाव चल रहा है, अगर उसके अंदर में पुराना जो भी स्टॉक से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन आया हुआ है, या जो भी प्रेजेंट न्यूज है, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है वो आया हुआ है, और प्रेजेंट के अंदर में इंक्लूड योर एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो आने वाला इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आने वाला वो भी इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है। तो सर मार्केट्स को एफिशिएंट जब बोलेंगे जब मार्केट प्राइसेस रिफ्लेक्ट्स ऑल दी पास्ट इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर expected information in a
टाइमली मैनर, क्विकली मैनर एंड कंप्लीटली। सर जो मार्केट में जो दाम चल रहा है ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, वो इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा आना चाहिए, कंप्लीट। कंप्लीट वर्ड मैंने यूज किया। सेकेंड वर्ड क्या यूज किया मैंने? क्विकली, जल्दी आए, या टाइमली आए, जल्दी आए। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आया, कोई भी इंफॉर्मेशन आया, वो तुरंत प्राइस के अंदर में इनकॉर्पोरेट हो जाए, वो तुरंत प्राइस के अंदर में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आना चाहिए, टाइमली या क्विकली इंफॉर्मेशन आना चाहिए। थर्ड, रैशनली आना चाहिए। थर्ड, रैशनली। सर रैशनली का मतलब अनबायस्ड वे में। अनबायस्ड वे में, अनबायस्ड वे का मतलब ये नहीं हुआ कि सर जो इंफॉर्मेशन आया है ना उस स्टॉक के बारे में, वो करेक्टली रिपोर्ट हो, वो करेक्टली इनकॉर्पोरेट हो जाए प्राइस के अंदर में। देखो जो इन्फॉर्मेशन आया, हो सकता है वो इनकरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो प्राइस के अंदर में, बस यस, कोई बायस नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। सर ये वाला लाइन थोड़ा सा हेवी हो गया, जो आप बोल रहे हो ना, ये थोड़ा सा हेवी हो गया, इसको समझेंगे यहाँ पे। तो पहले एक बार चीज को रिपीट करता हूँ कि सर मार्केट्स आर सेट टू बी एफिशिएंट इफ द मार्केट प्राइसेस रिफ्लेक्ट ऑल द पास्ट इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ कंप्लीट मैनर, क्विक मैनर एंड रैशनली मतलब अनबायस्ड। इस चीज को समझाइए, थोड़ा सा समझिए। जो प्राइस है ना, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, वो कुछ दाम चल रहा है। अब सोचो, अगर इन्फोसिस अपना एनुअल रिपोर्ट इशू किया, अपना एनुअल रिपोर्ट इशू किया, एंड वहां पे वो लोग अर्निंग्स रिपोर्ट किया कि इट इज 10% हायर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। चीज को समझ रहे हो आप? यार, जो इन्फोसिस है उसने क्या किया, इट हैज कम आउट विद एन एनुअल रिपोर्ट स्टेटिंग द मैनेजमेंट कमेंट्री दैट इट हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट और नेट इनकम हायर बाई 10% एज कम्पेयर टू व्हाट प्रीवियस ईयर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आया है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन आया है, ये अगर प्राइस के अंदर में कंप्लीटली पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाता है, या टाइमली चीज जैसे इन्फॉर्मेशन आया वो तुरंत अगर इनकॉर्पोरेट हो जाए प्राइस के अंदर में, तभी अपने मार्केट को क्या बोलेंगे, एफिशिएंट। तभी मार्केट को एफिशिएंट। बट सर ये प्राइसेस कैसे इनकॉर्पोरेट होगा? आप तो बोल रहे हो कि दैट प्राइसेस शुड, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्राइसेस, बट हाउ दिस इंफॉर्मेशन शैल बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्राइस? देखो, अगर कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आता है, अगर कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आता है या आने का एक्सपेक्टेशन होता है, तो अपने स्टॉक को क्या करते हैं, बाई या सेल। मैंने क्या बोला कि सर अगर कोई इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आने का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, या कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आता है, तो अपने स्टॉक को बाई करते हैं, सेल ऑब्वियसली बाई। उल्टा, अगर कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन आने का एक्सपेक्टेशन होता है कोई स्टॉक के बारे में, या नेगेटिव अनाउंसमेंट होता है अबाउट द कंपनी, तो अपने क्या करते हैं, सेल। अपने क्या करते हैं, सेल। तो देखो, जब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आया, आप बाई किए, तो बाइंग प्रेशर से द प्राइसेस विल इंक्रीज, एंड इफ देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ सम नेगेटिव इंफॉर्मेशन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर द प्राइसेस इज एक्सपेक्टेड टू। तो जब ऐसा कुछ होता है, तो अपने क्या बोलते हैं कि जो प्राइस है ना उसके अंदर में इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो चुका है, इंफॉर्मेशन डिस्काउंट हो चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन आने वाला होता है सर, वो ऑलरेडी प्राइस के अंदर में इनकॉर्पोरेट हो गया, बिकॉज आपको लग रहा है ना ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा, आपको लग रहा है ना ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन आएगा। तो मार्केट्स आर सेट टू बी एफिशिएंट इफ द प्राइसेस इनकॉर्पोरेट, कोई भी अगर पास्ट इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट या कोई भी आने वाला इंफॉर्मेशन है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। कैसे सर? कंप्लीट मैनर में, पूरा का पूरा। टाइमली मैनर, टाइमली मतलब तुरंत, जल्दी। जैसे इंफॉर्मेशन आया, तुरंत तुरंत बाइंग या सेलिंग हो, तुरंत तुरंत बाइंग एंड सेलिंग हो, तभी वो प्राइस एफिशिएंट बनेगा। अगर देर से होगा ना, इफ बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस बट विद अ टाइम लैग, तब मार्केट्स आर नॉट एफिशिएंट, मार्केट्स आर एक्चुअली व्हाट, इनएफिशिएंट। पर अभी भी इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं हुआ है, अभी तक इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं हुआ है। तो मार्केट एफिशिएंट बनाने के लिए, मार्केट्स को एफिशिएंट बनाने के लिए, इट्स इंपॉर्टेंट दैट द प्राइस शैल इनकॉर्पोरेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन कंप्लीट एंड टाइमली मैनर। अब जब मार्केट्स को एफिशिएंट बनाना है, या प्राइसेस में इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करना है, इसका मतलब ट्रेडिंग करना पड़ेगा, बाइंग या सेलिंग करना पड़ेगा, तभी इंफॉर्मेशन शेयर होगा। तो मार्केट्स एफिशिएंट तभी होगा जब आप ट्रेड करो, जब आप ट्रेड करो, एंड ट्रेड करोगे तभी मार्केट प्राइसेस विल रिफ्लेक्ट ऑल दी पास्ट इंफॉर्मेशन और एक्सपेक्टेड आने वाला। ठीक है। सेकेंड पॉइंट सुनो, अंडर द मार्केट एफिशिएंसी, कि जो इंफॉर्मेशन अनएक्सपेक्टेड होता है या रैंडम इंफॉर्मेशन होता है, वही प्राइस को चेंज करता है, वही प्राइस को चेंज करता है। और जो एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन होता है, उससे कभी भी प्राइस चेंज नहीं होता है, उससे कभी भी प्राइस चेंज नहीं होता है। सर ये चीज थोड़ा सा हेवी हो गया। देखो, अगर आपको लग रहा है कि दैट इन्फोसिस इज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 10% हायर नेट इनकम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, आपको लग रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है यार, इस बार ना नेक्स्ट मंथ में जब इन्फोसिस का रिपोर्ट आएगा ना, तो पक्का देखना 10% जो हायर प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आप क्या करोगे? यू विल बाई दी शेयर, बिकॉज आपको पता है एक बार इंफॉर्मेशन आया,
शेयर प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा, शेयर प्राइस तुरंत ऊपर जाएगा। बट ये सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपको लगता है, या बाकी जन को भी लगता होगा, हो सकता है सर बाकी जन को भी लगता होगा, हो सकता है बाकी जन को भी लगता होगा। अब जो लगता है ना, जो आप एस्टिमेट कर रहे हो, जो इन्वेस्टर्स एस्टिमेट कर रहा है, तो अब बताओ वो जो न्यूज आपको लग रहा है वो प्राइस के अंदर में इनकॉर्पोरेट हो चुका कि नहीं? हो चुका ना, हो चुका। बिकॉज जिसको भी लग रहा है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आने वाला है, वो लोग बाई करके बैठा है, वो लोग बाई करके बैठा ऑलरेडी शेयर। इसका मतलब सर जो भी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द शेयर प्राइस। यस, दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द शेयर प्राइस। तो सर शेयर प्राइस तो चेंज नहीं होगा। अगर मानो उस दिन, जिस दिन एनुअल रिपोर्ट इशू हुआ, उस दिन इन्फोसिस लेके आया मैनेजमेंट कमेंट्री या रिपोर्ट लेके आया दैट इट हैज रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ से 10% हायर देन द नेट इनकम। अब सोचो, जो आपको लग रहा है वो ऑलरेडी न्यूज आ चुका, जो आपको लग रहा है वो ऑलरेडी न्यूज आ चुका। अब बताओ उस दिन शेयर प्राइस का कोई मूवमेंट होना चाहिए, जनरली, जनरली बोल रहा हूँ, हाँ, अज्यूमिंग कि और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपको लग रहा था वो वही तो न्यूज आया, एंड आप लोग तो ऑलरेडी बाई करके बैठे हो, ऑलरेडी बाई करके बैठे हो। एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन की वजह से कभी भी शेयर प्राइस मूव नहीं करता, बिकॉज सर जो भी आपको लगता है आप तो ऑलरेडी कर लिए, आज ही कर लिए, जो होना चाहिए था नेक्स्ट मंथ में वो तो आप आज ही कर लिए, बाई या सेल करके। तो क्या बोला, अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, उसके वजह से प्राइस मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल सुनो, अपना एक्सपेक्टेशन था दैट जो इन्फोसिस का इनकम आने वाला, नेट इनकम रिपोर्ट होने वाला, वो होने वाला है 20% हायर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। आपको लग रहा है यार जो इनकम आएगा वो 20% हायर आएगा, ठीक है। इन्फोसिस रिपोर्ट किया 10% हायर, इन्फोसिस रिपोर्ट किया सिर्फ 10% हायर, और शेयर प्राइस डिक्लाइन हो गया भाई 15%। शेयर प्राइस डिक्लाइन हो गया 15%। स्टोरी को ठीक से सुनिएगा यार। इन्फोसिस जब अपना एनुअल रिपोर्ट लेके आया तो उसमें रिपोर्ट किया कि दे हैव अर्नड और दे हैव जनरेटेड 10% हायर नेट इनकम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। इज इट गुड और बैड? बढ़िया बात है ना, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपेयर में बोला 10% ज्यादा रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद भी शेयर प्राइस 15% से डिक्लाइन हो गया, उसके बाद भी शेयर प्राइस 15% से डिक्लाइन हो गया। सर बट शेयर प्राइस को तो इंक्रीज होना चाहिए था, बट शेयर प्राइस को इंक्रीज होना चाहिए था बिकॉज इन्फोसिस ने रिपोर्ट किया नेट प्रॉफिट 10% हायर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। ये तो बढ़िया न्यूज है, दिस इज एक्चुअली व्हाट गुड न्यूज। आइडियली दियर शेयर प्राइस शुड रिएक्ट पॉजिटिवली, बट शेयर प्राइस कैसे हुआ रिएक्ट नेगेटिवली? क्यों? क्योंकि मार्केट का एस्टिमेट कितना था, याद है? मार्केट का एक्सपेक्टेशन अबाउट द इन्फोसिस was 20%, was 20%. This is actually what unexpected information, this is actually what unexpected information। क्योंकि आपको लग रहा था 20% आएगा, बट इन्फोसिस कितना रिपोर्ट कर दिया? 10%। इन्फोसिस कितना रिपोर्ट किया? 10%। तो इन्वेस्टर्स का रिक्वायरमेंट जो 20% का था उसको मीट कर पाया कि नहीं इन्फोसिस? नहीं, बिकॉज आपका एक्सपेक्टेशन वाज 20 वेयर एज इन्फोसिस केम अप विद व्हाट 10% ओनली, विद 10%। उसके वजह से शेयर प्राइस क्या हुआ? डिक्लाइन। शेयर प्राइस इज एक्चुअली व्हाट डिक्लाइन। सर अगर 10% का जो 10% ही अगर एक्सपेक्टेशन होता तो कोई मूवमेंट नहीं होता। अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर्स आर कांस्टेंट, प्लीज, हाँ, ये मत बोलना कि सर शेयर प्राइस तो चेंज होता है। अरे बाबा, रियल लाइफ में तो शेयर प्राइस चेंज होगा ही, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो ना, देयर आर अदर फैक्टर्स। हो सकता है उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, or there might be some negative corporate governance, some internal issues, because of that there can be positive or negative, but what about only about the annual report? सर एनुअल रिपोर्ट पे जो डिपेंडेंट था उसके वजह से क्या, की वजह से क्या? तो सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने मार्केट एफिशिएंसी को लेके, कि यार इट इज द रैंडम इंफॉर्मेशन और द अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन व्हिच एक्चुअली इंपैक्ट्स द शेयर प्राइस। रीजन कि जो एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन है दैट ऑलरेडी बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द शेयर प्राइस। और बेस्ट एग्जांपल ये इन्फोसिस वाला सोचना यार, इन्फोसिस का सर जो नेट इनकम था वो 10% से इंक्रीज होकर आया, बट शेयर प्राइस डिक्लाइन हो गया 15% से। रीजन, इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन वाज हाउ मच? 20%। ज्यादा था, ज्यादा था, उसके वजह से शेयर प्राइस क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। और इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है प्लीज, हाँ, ये मत सोचना शेयर प्राइस डिक्लाइन होगा। आपका एक्सपेक्टेशन था टीसीएस से दैट दे विल रिपोर्ट ओनली 5% इंक्रीज इन द नेट इनकम। आपको लग रहा था या इन्वेस्टर्स को लग रहा था मार्केट के अंदर में यार इसमें ना टीसीएस सिर्फ 5% से इंक्रीज नेट इनकम ही रिपोर्ट करेगा, देख लेना। टीसीएस आया विद 8% इंक्रीज, टीसीएस आया विद 8% इंक्रीज। इसके वजह से शेयर प्राइस क्या होगा? इंक्रीज। इसके वजह से शेयर प्राइस क्या होगा? इंक्रीज। बिकॉज आपने मतलब मार्केट क्या सोच के रखा था? सिर्फ 5%, वेयर एज टीसीएस रिपोर्ट कितना किया? राइट। सो इट हैव बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। डिपेंड कि इन्वेस्टर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्टर मतलब मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन है वर्सेस कंपनी क्या रिपोर्ट कर, वर्सेस कंपनी क्या रिपोर्ट कर। ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मार्केट एफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड is about the supernormal profits. Third is about the supernormal या abnormal profits.
अगर मार्केट एफिशिएंट है, मतलब सर अगर P इज इक्वल टू IV, इफ P इज इक्वल टू IV, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू जनरेट कंसिस्टेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? मतलब अगर सर मार्केट में जो दाम होना चाहिए और वो जो दाम चल रहा है, क्या आपने कंसिस्टेंट बार बार सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हाँ, हो सकता है आप एक बार दो बार अर्न कर लो, हो सकता है आप एक बार या दो बार सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर लो, बट मे नॉट कंसिस्टेंट। जरूरी नहीं है कि हर बार। सर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए। देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपका रिक्वायरमेंट रिटर्न वाज 10%, आपका रिक्वायरमेंट रिटर्न वाज 10%, आपको मिनिमम रिटर्न चाहिए था 10%, वेयर एज आपने अर्न किया से 17-18%। आपने अर्न कितना किया? 17-18%। दिस इज एक्चुअली व्हाट एबनॉर्मल प्रॉफिट, कि सर मेरे को चाहिए था 10, वेयर एज मैंने अर्न किया 18, तो 8% का क्या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, 8% का क्या सुपर नॉर्मल। सर जो 10 था वो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। 10 कमाना चाहिए था और 10 ही आपने अर्न किया, दैट इज व्हाट नॉर्मल प्रॉफिट। जितना चाहिए था उतना ही मिला नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल क्या, जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिला, राइट? तो कंसिस्टेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना इज नॉट पॉसिबल इफ द मार्केट्स आर एफिशिएंट। जब भी मार्केट एफिशिएंट बोल रहा हूं, प्लीज सोचिए P इज इक्वल टू IV0, P इज इक्वल टू IV0। तो कंसिस्टेंट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। तो एलियस ए के अंदर में मैंने दो तीन चीज बोला। एक, सबसे पहला, markets are said to be efficient if current price reflects past, present या expected information in quickly, complete and rational। सेकंड क्या बोला? इट इज द रैंडम और अनएक्सपेक्टेड info which impacts share price। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं यहां पे, इन्फोसिस रिपोर्टेड अर्निंग वर्सेस मार्केट एक्सपेक्टेशन। थर्ड क्या बोला? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, if markets are efficient, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट cannot be generated consistently। बार बार नहीं कमा पाओगे। हाँ, एक बार दो बार एंटली, हाँ, हो सकता है एक बार दो बार बिकॉज ऑफ योर लक आप कमा लो, बट एवरी टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अर्न, एवरी टाइम यू विल नॉट बी एबल टू अर्न। एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या बोला, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न, माइनस योर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिटर्न। मतलब व्हाट डू वी मीन बाय रिक्वायर्ड रिटर्न? रिक्वायर्ड रिटर्न मिनिमम आपको कितना चाहिए, मिनिमम उस शेयर से आपको कितना चाहिए। तो देखो मिनिमम आपको RF चाहिए, रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री मतलब फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर आप लगाते पैसा तो रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिलता। फॉर एग्जांपल FD में अगर आप पुट कर रहे हो, वर्चुअली देयर इज नो रिस्क इन FD, कोई रिस्क नहीं है। मान लीजिए आप, यार मेरे को कम से कम तो 7% अर्न करना है, बिकॉज FD में अगर मैं लगाता, आई कुड हैव अर्न फ्रॉम FD 7%। इफ आई एम पुटिंग इनटू दैट स्टॉक विच इज रिस्की से इन्फोसिस, तो मेरे को कम से कम RF तो अर्न करना ही है, मेरे को कम से कम RF तो अर्न करना है। बट इन्फोसिस रिस्की भी है, तो मेरे को क्या चाहिए, रिस्क प्रीमियम चाहिए। आई वॉन्ट टू अर्न रिस्क प्रीमियम ऑल्सो। अगर FD में लगाता तो सर FD में कोई रिस्क नहीं, आई कुड हैव जनरेटेड RF, बट सिंस इन्फोसिस में लगा रहा हो तो सर देयर इज अ रिस्क, तो आई वांट टू अर्न रिस्क प्रीमियम, प्लस मेरा खर्चा भी लगेगा, प्लस मेरा खर्चा भी लगेगा। अरे स्टॉक को बाई सेल करेगा तो खर्चा लगेगा ना। इम्पैक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद आ रहा है, बिड आस्क स्प्रेड, बिड आस्क स्प्रेड, तो सर वो कॉस्ट भी तो कवर करना है मेरे को। तो यार दैट इज वाई, दैट इज व्हाट माई रिक्वायर्ड रिटर्न, दैट इज व्हाट माई रिक्वायर्ड रिटर्न, RF प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस व्हाट कॉस्ट। इफ तुम कॉस्ट को अंडर स्टेट कर रहा है,
कॉस्ट को अंडरस्टेट कम काउंट किया तो रिक्वायर्ड रिटर्न क्या आएगा, ज्यादा। आपका रिक्वायर्ड रिटर्न क्या आएगा, ज्यादा। देयरफॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, कम। रिक्वायर्ड रिटर्न अगर ज्यादा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। आप गलत एस्टिमेट कर लोगे। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेशन विल बी व्हाट, रॉन्ग। जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का एस्टिमेशन होगा विल बी, ये समझ में आ रहा है आपको। जैसे रिक्वायर्ड रिटर्न अगर मेरा आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस कॉस्ट है, और अगर कॉस्ट को अगर बाई चांस अपनी गलती कर अंडरस्टेट करते हैं या ओवरस्टेट करते हैं, कुछ भी अंडरस्टेट करता है या ओवरस्टेट, तो ऑब्वियसली मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या आएगा, गलत। और अगर मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न गलत हुआ तो मेरा जो सुपर नॉर्मल का जो मेरे दिमाग में ना, मेरे को इतना कमाना है, मेरे को इतना कमाना है, दैट विल ऑल्सो बी व्हाट, उसका जो एस्टिमेशन होगा दैट विल बी व्हाट। ये था अपना एलओएस नंबर ए। आई होप एलओएस नंबर ए बी 100% क्लियर हो गया होगा आपको। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग है एलओएस नंबर ए बी। नेक्स्ट चीज करें। अच्छा एक सेकंड, एलओएस ए और बी के अंदर में ये लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और एक्टिव इन्वेस्टमेंट याद है, जो मैं टर्म आपको स्किप करवा रहा था, जो टर्म था यहाँ पे, आई थिंक मैंने एलओएस नंबर बी के अंदर में लिखा था वो टर्म, एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट, उसको मैं स्किप करवा रहा था, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट डू वी मीन बाय पैसिव इन्वेस्टमेंट और एक्टिव इन्वेस्टमेंट। देखिए, पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, यू आर ट्रैकिंग एन इंडेक्स, यू आर ट्रैकिंग एन इंडेक्स। सर आप कौन हो, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो। आप कौन हो, पोर्टफोलियो मैनेजर हो। आप क्या करते हो, जो भी इंडेक्स है ना, से निफ्टी 50, इंडिया में वी हैव निफ्टी 50 एज एन इंडेक्स, वी हैव सेंसेक्स एज एन इंडेक्स, सेंसेक्स में वी हैव 30 स्टॉक्स, निफ्टी 50 में कितना स्टॉक्स है, 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक्स। पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, जो जितना भी इंडेक्स में जिस प्रपोर्शन में वो जो स्टॉक्स है वो इन्वेस्टेड है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर भी क्लाइंट का पैसा उसी प्रपोर्शन में उस स्टॉक्स में लगाता है, उसी प्रपोर्शन में उसी स्टॉक में लगाता है। मतलब द पोर्टफोलियो मैनेजर इज ट्राइंग टू मीट द इंडेक्स का रिटर्न। अगर इंडेक्स अगर से ऑन एन एवरेज 12% जनरेट करता है, तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो भी ट्राई करेगा 12% जनरेट करने के लिए, वो भी ट्राई करेगा। क्यों, क्योंकि सर वो भी इंडेक्स में जिस प्रपोर्शन में टीसीएस, जिस प्रपोर्शन में टी इन्फोसिस, जिस प्रपोर्शन में रिलायंस में पैसा लगा हुआ है, उस प्रपोर्शन में ही आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। मतलब वो ट्रैक करेगा इंडेक्स को, वो ट्रैक करेगा इंडेक्स को। तो अगर इंडेक्स 12% जनरेट करके दे रहा है, तो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर भी आपको कितना जनरेट करने का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, 12%। दैट इज व्हाट पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दैट इज पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेकंड, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, कि अगर इंडेक्स आपको 12% जनरेट करके दे रहा है, इंडेक्स निफ्टी 50 अगर आपको 12% रिटर्न जनरेट करने का क्षमता रखता है या जनरेट करके दिया है, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर क्या ट्राई करेगा, उससे ज्यादा जनरेट करने का। नाम देखो ना, एक्टिव, कि सर वो क्या करेगा, स्टॉक को बाई सेल बाई सेल बाई सेल करते रहेगा, टू टू एंश्योर कि आपको 12% से ज्यादा मिले, टू एंश्योर 12% से ज्यादा मिले। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर, इट्स लाइक ही इज ट्राइंग टू जनरेट मोर देन दी नॉर्मल प्रॉफिट। कि अगर जो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अगर 12% जनरेट करके दे रहा है, तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर बोलेगा यार मैं आपको ना 17-18% ट्राई करूंगा, मैं आपको 17-18% ट्राई करके मतलब जनरेट करके दे सकता हूँ। सर अपने 12% क्यों लेंगे, अगर कोई अपने को 17-18% जनरेट करके दे सकता है, वो फ्री में करेगा या आपसे फीस चार्ज करेगा, ऑब्वियसली सर फीस चार्ज करेगा। तो सर पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर फीस नहीं चार्ज करेगा, बिल्कुल करेगा। पैसिव एंड एक्टिव दोनों चार्ज करेगा फीस, बट कौन ज्यादा चार्ज करेगा, लॉजिकली सोचो, एक्टिव। क्योंकि एक्टिव आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है, कि यार आप ज्यादा रिटर्न वो जनरेट करके दे रहा है, जो ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देगा वो सर ज्यादा फीस भी चार्ज करेगा, वो ज्यादा फीस भी चार्ज करेगा, वो ज्यादा फीस चार्ज करेगा, वो ज्यादा रिस्क भी लेगा। कौन, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर। क्योंकि वो आपको बोल रहा है ना दैट ही विल बी एबल टू जनरेट 18-19%, तो सर वो उसका कॉस्ट भी ज्यादा, उसका रिस्क भी ज्यादा, उसका कॉस्ट भी ज्यादा, उसका रिस्क भी ज्यादा। और जहाँ पे रिस्क ज्यादा, वहां पे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो बहुत हाई। जहाँ पे आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, वहां पे सर मन भी करेगा रिटर्न भी क्या ज्यादा। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब कि सर जहां पे दे विल ट्राई, द पोर्टफोलियो मैनेजर विल ट्राई टू बीट द बेंचमार्क। जो बेंचमार्क है ना इंडेक्स, इंडेक्स विच इज निफ्टी 50, उसको बीट करने का ट्राई करेगा कि यार मेरे को उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देना है, ठीक है। बट हाँ, वो लोग ज्यादा रिस्क भी लेगा और वो लोग ज्यादा कॉस्ट भी चार्ज करेगा। रिस्क इज ऑल्सो हाई एंड कॉस्ट इज ऑल्सो हाई। वेयर एज पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर विल नॉट ट्राई टू बीट द बेंचमार्क, जो बेंचमार्क है उसको बीट करने का ट्राई नहीं करेगा, वो क्या ट्राई करेगा, उसको मीट करने का,
उसको मीट कि यार अगर इंडेक्स 12% जनरेट करके दे रहा है तो चलो मैं भी 12% जनरेट करके देता हूँ, मैं भी 12% जनरेट करके देता हूँ, ट्राई करेगा, राइट। उसको अपने क्या बोलते हैं, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि अगर मार्केट्स एफिशिएंट है, मार्केट्स अगर एफिशिएंट है, डोंट गो फॉर एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि सर अगर प्राइस और इंटरेंसिक वैल्यू में अगर कोई ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, इफ अननेसेसरी आप एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हो, तो सर वो तो आपसे फीस ज्यादा चार्ज कर लेगा, वो हो सकता है आपको ज्यादा रिटर्न नहीं जनरेट करके दे पाए। क्यों? मार्केट्स क्या है बोला ऑलरेडी, इनएफिशिएंट है, मतलब जो प्राइस होना चाहिए और इंटरेंसिक वैल्यू के बराबर है, तो आप बेकार का एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाके अपना पैसा वेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि सर वो हो सकता है आपको ज्यादा रिटर्न नहीं जनरेट करके दे पाए, और अगर ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे भी दिया, अगर ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे भी दिया एज कंपेयर टू पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर, अगर आप उनका कॉस्ट जब लोगे रिटर्न के अंदर में, क्योंकि जब अगर वो ज्यादा रिटर्न मान ली जनरेट करके दे भी रहा है, लेकिन एक बार आप उसका फीस और उसका कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करोगे ना उस रिटर्न के अंदर में, तो आपका जो रिटर्न होगा वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा एज कंपेयर टू पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर। एज कंपेयर टू व्हाट? पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर। सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल सुनिए। 12% पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर अर्न करके दिया, कितना? पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर 12% जनरेट करके दिया आपको, नेट ऑफ फीस, फीस वगैरह माइनस करके। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर रिटर्न अर्न करके दिया आपको से 15% ग्रॉस फीस, मतलब फीस माइनस नहीं किया, अभी फीस माइनस नहीं किया, तो क्या बोला? 12% पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर, नेट ऑफ फीस 12%, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर ग्रॉस ऑफ फीस 15%। तो सर यहाँ पे तो फील आ रहा है यार 15% तो ज्यादा अर्न किया, एक बार आप उसका फीस माइनस करिए ना, फीस माइनस करिए। सर उसका फीस कितना? मान लो 4% है, उसका फीस कितना? 4%, तो 15 माइनस 4 कितना हो गया? 11%। 11% कौन जनरेट करके दिया? एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर, नेट ऑफ फीस। पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर नेट ऑफ फीस कितना जनरेट करके दिया था? 12%। तो एक बार आप उसका रिस्क और कॉस्ट इनकॉर्पोरेट करोगे ना एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर का, तो सर पक्का इट विल बी लेस देन दी पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर। कहाँ पे? कौन से मार्केट के अंदर में? इफ मार्केट्स आर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि सर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर है, तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर भी क्या ही कर लेगा, व्हाट ही विल डू इफ प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? इंट्रिंसिक वैल्यू। बट हाँ, जहां पे मार्केट्स इनएफिशिएंट है, मतलब प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर नहीं है, वहां पे एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर का काम आता है। जहां पे सर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर नहीं है, वहां पे पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर का काम आता है, बिकॉज दे विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट? मिस प्राइसिंग। दे विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट? मिस प्राइसिंग। वो लोग ढूंढेंगे जहां पे सर प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक को क्या करेंगे भाई, और ओवर वैल्यूड स्टॉक को क्या करेंगे सर? वहां से आपके लिए रिटर्न ज्यादा से ज्यादा दे विल एबल टू जनरेट, एंड हो सकता है नेट ऑफ फीस वो रिटर्न ज्यादा कमा पाए आपको, इन केस इफ द मार्केट्स आर व्हाट? इनएफिशिएंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर अगर मार्केट्स एफिशिएंट है तो अपने को क्या करना चाहिए? पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर। और मार्केट्स इनएफिशिएंट है तब अपने को क्या करना चाहिए? एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट करके वहां से उसे रिटर्न ज्यादा जनरेट करने का एक्सपेक्टेशन चाहिए। सर जब आपने बोला कि पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर भी 12% ही जनरेट करके देगा, तो सर अपने इंडेक्स में ही पैसा लगा देते हैं। लॉजिकली सोचो, अपने म्यूचुअल फंड, अरे म्यूचुअल फंड इंडेक्स का म्यूचुअल फंड होता है ना, इंडेक्स का म्यूचुअल फंड होता है, तो सर बेटर रहेगा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं, क्यों कोई पोर्टफोलियो मैनेजर को देंगे? बिकॉज वो भी तो 12% जनरेट कर रहा है, वो भी तो 12% जनरेट कर रहा है। देखो आप कर सकते हो, बट इन केस ऑफ अ पैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जनरली देर इज अ बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। बाई एंड होल्ड मतलब स्टॉक को बाई करो, और जो भी इन्वेस्टर का हॉराइजन है, क्या इन्वेस्टर का मन है नेक्स्ट 5 साल तक मेरे को ये स्टॉक बाई होल्ड करके रखना है, नेक्स्ट 5 साल तक होल्ड करते हैं, बाई एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। वो प्योर पैसिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, प्योर पैसिव। क्या कोई बाई सेल नहीं कर रहे हो, बार 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 प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने बाई कर लिया और वेट कर रहे हो कि 5 साल के बाद बेचेंगे, बट इन दौरान नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर में क्लाइंट है, पोर्टफोलियो मैनेजर का जो क्लाइंट है, उसका क्या आपको लगता है फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता है? हो सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के अंदर में? ऑब्वियसली। अरे उसको अभी पैसा का जरूरत नहीं था, जो क्लाइंट है ना उसको तुरंत पैसा का जरूरत नहीं था, और वो बोला पोर्टफोलियो मैनेजर को यार आप इन्वेस्ट करो, मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जरूरत नहीं है पैसा का। बट क्या आपको लगता है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर में जरूरत नहीं पड़ेगा? मे भी पड़ सकता है, मे भी पड़ सकता है। तभी पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर का काम आता है। वो लोग क्या करेगा? आपका रीबैलेंस करेगा, आपका रीबैलेंस करेगा, मतलब जो इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव, जो इन्वेस्टर्स का रिस्क, जो इन्वेस्टर्स का रिटर्न रिक्वायरमेंट, जो इन्वेस्टर्स का लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, कि यार मेरे को तो पैसा चाहिए, वहां पे पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर का इंपॉर्टेंस आ जाता है। वहां पे पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर इंश्योर करेगा जब आपको पैसा चाहिए ना, तब आपको उसको देना पड़ेगा, तब जो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर है वो आपको देगा। मतलब अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बात करते हैं RRTTLLU, RRTTLLU,
आर मतलब रिस्क ऑब्जेक्टिव, आर आर मतलब रिटर्न ऑब्जेक्टिव, आर बोला ना 2 बार, रिस्क ऑब्जेक्टिव और रिटर्न ऑब्जेक्टिव, मतलब जो क्लाइंट का रिटर्न ऑब्जेक्टिव है, जो क्लाइंट का रिस्क ऑब्जेक्टिव है, उसको इंश्योर करेगा दैट पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर। तो हाँ, और जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को अगर अचानक से पैसा का काम आ जाता है, या मान लो उसको 3 साल के बाद पैसा चाहिए, क्लाइंट बोल दिया कि यार अभी मेरे को नहीं चाहिए बट 3 साल के बाद पैसा चाहिए, तो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर इंश्योर करेगा दैट 3 साल के बाद आपको वो पैसा दे दे, तो आपको ऑब्वियसली और भी सारा चीजें आ रहा है टीडी एलएलयू के अंदर में, बट एक बार आपको ये इंश्योर करना है कि यार जो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है ना, उसको मीट करने का जो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर है वो ध्यान रहे। तो ऐसा बात नहीं है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर को फ्री में फीस दे रहे हो, इट्स नॉट दैट, ही विल एंश्योर योर ऑब्जेक्टिव्स, he will ensure your objectives and objectives keep on changing, objectives keep on changing। अभी आपका मन था 10%, फिर आपको लगा नहीं यार आपको 12% चाहिए, अभी आपको लग रहा था दैट यू कैन टेक मोर रिस्क, बट 3 years के बाद लग रहा नो, यू कैन नॉट टेक द रिस्क, आपको और रिस्क नहीं चाहिए, आप और रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज हो सकता है आप कोई पे डिपेंडेंट थे, आप कोई पे डिपेंडेंट थे, पैसा में वो मना कर दिया, वो मना कर दिया, राइट। तो रिस्क, रिटर्न ऑब्जेक्टिव और बाकी सिनेरियोस चेंज होते रहेगा, बिकॉज ऑफ दैट पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजर इंश्योर करेगा कि वो आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या फुलफिल करा पाए, तो वो फ्री में कोई फीस नहीं चार्ज कर रहा, ही इज इंश्योरिंग व्हाट आर टीटीएल, राइट। तो पैसिव वर्सेस एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सर समराइज कर दीजिए, अगर मार्केट्स एफिशिएंट है तो क्या करना चाहिए अपने को, पैसिव, पैसिव तो क्या फालतू का फीस मत दीजिए एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर को, क्योंकि अगर वो फीस ज्यादा चार्ज भी कर लिया, नेट ऑफ रिटर्न, नेट ऑफ फीस क्या होने वाला है, कम, रिटर्न नेट ऑफ फीस क्या होने वाला है, कम। और अगर मार्केट्स इनएफिशिएंट है, वेयर प्राइस इज नॉट इक्वल टू IV0, मतलब देयर इज अ मिस प्राइसिंग इनटू द मार्केट, वहां पे देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, एक्टिव पोर्टफोलियो, राइट। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा एक्टिव वर्सेस पैसिव भी, परफेक्ट। तो यहाँ पे अपने ये सब कवर कर लिए, पैसिव वर्सेस एक्टिव पोर्टफोलियो। एलओएस नंबर सी, सबसे इजी एलओएस, सबसे इजी एलओएस, पूरा एक्सप्लेन दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अ मार्केट एफिशिएंसी, पूरा मार्केट एफिशिएंसी कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है दैट मार्केट एफिशिएंसीज को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, कब मार्केट एफिशिएंसी इंक्रीज हो, कब मार्केट एफिशिएंसी डिक्रीज हो। पहला अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे मैं सबसे पहला तो एक एलओएस सी है ना, एक हाँ एलओएस नंबर सी, देखिए, none of the markets can be completely efficient or it can be inefficient। कोई भी ऐसा इकोनॉमी में, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, कोई भी ऐसा इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट एफिशिएंट है और पूरा का पूरा मार्केट इनएफिशिएंट है, जहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट क्या है, एफिशिएंट, और जहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट क्या है, इनएफिशिएंट। देयर इज नथिंग एज सच फुल्ली इनएफिशिएंट मार्केट, फुल्ली एफिशिएंट मार्केट, ऐसा कहीं है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, बिकॉज दीज आर एक्चुअली व्हाट एक्सट्रीम सिनेरियोज है। देखो इस लाइन के एकदम एक्सट्रीम में लिया, सर एक्सट्रीम में फुल्ली इनएफिशिएंट एंड फुल्ली व्हाट एफिशिएंट, तो सर रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में मार्केट क्या होता है, रियल लाइफ में मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे बीच में, मतलब ना ही फुल्ली इनएफिशिएंट ना ही फुल्ली क्या एफिशिएंट, ना ही फुल्ली इनएफिशिएंट ना ही फुल्ली एफिशिएंट, दिस इज एक्चुअली व्हाट रियल, रियल मार्केट्स एफिशिएंट और इनएफिशिएंट के बीच में रहने वाला है। अब बात करेंगे यार कब मार्केट्स इनएफिशिएंसी की तरफ जाएगा या मार्केट एफिशिएंसी के तरफ, और आप जब लॉजिकली सुनोगे आपको तुरंत समझ में आते जाएगा। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चीज को सुनिए, अगर अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज होता है, सर मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं पैसा लगाने, FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं पैसा लगाने, DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल आते हैं पैसा लगाने के लिए, जब मार्केट में पैसा लग रहा है इसका मतलब ट्रेड हो रहा है मार्केट में, मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है, मार्केट में ट्रेडिंग होने का मतलब क्या, मार्केट विल बिकम एफिशिएंट और मार्केट विल बिकम इनएफिशिएंट, बात हुआ है यार, मार्केट्स को अगर एफिशिएंट बनाना है तब तो सर ट्रेडिंग होना चाहिए, सर P0 अगर IV0 की तरफ मूव कराना है, सर आज का दाम अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव कराना है, तो वो मूव कैसे हो, वो मूव कैसे हो वाया ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग कैसे हो, अगर इन्वेस्टर्स आए, अगर इन्वेस्टर्स आए, इसका मतलब इफ नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजेज, इफ number of market participants increases, the markets will become what efficient, will move towards efficient, कि देखो पूरा तो efficient हो नहीं सकता सर, efficiency की तरफ जाएगा, efficiency की तरफ जाएगा, because people will buy and sell, investors will buy and sell। अगर यहाँ पे मोदी जी restrictions ले आए
इंडिया में इफ मोदी इज कमिंग विथ रेस्ट्रिक्शंस कि यार एफआईज को पैसा इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, बाहर का पैसा अपने इंडिया में आने नहीं देंगे, तो यहाँ पे इंडियन मार्केट विल बिकम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, इट विल रिमेन व्हाट, इनएफिशिएंट। मार्केट्स क्या होगा, इनएफिशिएंट, क्योंकि बाहर से पैसा आ नहीं रहा, और बाहर से पैसा आ नहीं रहा तो ट्रेडिंग उतना होगा नहीं, ट्रेडिंग नहीं होगा तो प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, जो प्राइस है ना इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ तभी मूव करेगा इफ देयर इज अ ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग तभी होगा जब सब कोई इन्वेस्ट करे, सब कोई ट्रेड करे। एकदम इजी पॉइंट है कि सर पहला नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर में डिपेंड करता है, एफआईज, डीआईज, रिटेल इन्वेस्टर्स, इफ दैट इज इंक्रीजिंग दैट the market efficiency will increase. If there are restrictions, the market efficiency will get hurt, market efficiency hurt होगा, मतलब the market will become towards inefficiency, market will move towards inefficiency. सेकेंड पॉइंट सुनना, सेकेंड फैक्टर, पहला फैक्टर था नंबर ऑफ मार्केट्स पार्टिसिपेंट, सेकेंड फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का अवेलेबिलिटी को लेके। एक चीज अपने याद है, बात कहते सर इन्फॉर्मेशन कॉस्टली और इन्फॉर्मेशन फ्री है, इन्फॉर्मेशन आर फ्री और इन्फॉर्मेशन आर कॉस्टली। सोचो अगर इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल हो रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या फ्रीली अवेलेबल हो रहा है, ऑल्सो एसईसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, यहाँ पे सेबी है जो रेगुलेट करता है मार्केट को, यूएस में क्या एसईसी सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, इफ दे आर कमिंग अप with restrictions that you have to fairly disclose, you have to fairly disclose as a company, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे जो इन्वेस्टर्स है उसको फायदा होगा कि नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। अगर एसईसी बोलता है लिस्टेड कंपनीज को यार आपको टाइमली रिपोर्ट लाना पड़ेगा, से एवरी क्वार्टर लाना पड़ेगा, एवरी मंथ लेके आए तो और बढ़िया, एवरी मंथ लेके आए, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास और एक्सेस हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। तो अगर देयर इज अ restrictions on the company that they'll have to do the fair disclosures of all the information in the financial statement, yes, investors will have more information, और अगर availability of information increase होगा ट्रेडिंग होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अगर इंक्रीज होगा ट्रेडिंग होगा, और ट्रेडिंग होने का मतलब क्या, मार्केट किधर की तरफ मूव करेगा, एफिशिएंसी की तरफ, मार्केट्स विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, एफिशिएंसी। इसको समझिए कि सर अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी और हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन रिस्ट्रिक्शंस लगे कंपनी को, यार आपको क्वार्टरली नहीं, एवरी मंथ यू विल हैव टू कम विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर महीना लेके आइए, क्वार्टरली नहीं हर महीना लेके आइए, तो इन्वेस्टर्स के पास और इन्फॉर्मेशन आएगा, और इन्फॉर्मेशन आएगा, और अगर फेयर होगा तो इन्वेस्टर्स विल हैव मोर कॉन्फिडेंट ऑन द मार्केट, कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा एंड दे विल व्हाट, डू मोर ट्रेडिंग। देखो इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ मार्केट में, देन ओनली मार्केट विल मूव टुवर्ड्स एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि सर इन्वेस्टर्स का अगर कॉन्फिडेंस मूव इंक्रीज होगा देन वो लोग ट्रेड करेंगे, और क्या होगा, मार्केट्स एफिशिएंसी की तरफ जाएगा। बट अगर सर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हर्ट हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारों का कॉन्फिडेंस हर्ट हुआ, तो वो लोग ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग का पैसा डूबेगा ना मार्केट में, दे विल इनकर अ लॉस, दे विल नॉट ट्रेड एंड मार्केट्स विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, इनएफिशिएंसी। सर वो लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो कब हर्ट होगा, एग्जांपल दीजिए, जब सोचो कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है और कोई उस पर ट्रेड कर लिया, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है और कोई उस पर ट्रेड कर लिया, देयर इज एक्सपेक्टेशन दैट कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आने वाला है, कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल रेमंड का, हाल फिलहाल में रेमंड का नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आया है, अगर कोई अपडेटेड है तो, कि वो जो ओनर है वो अपने फादर को निकाल दिया है, वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया है, दैट वाइफ इज एक्चुअली क्लेमिंग एंड ऑल, तो ऑल दोज आर एक्चुअली व्हाट, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। तो सोचो अगर कोई इनसाइडर बैठा है कंपनी के अंदर में, उसको पहले पता लगेगा अबाउट दैट न्यूज एज कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। अरे यार रिटेल पर्सन के पास तो आते से आएगा ना इन्फॉर्मेशन, इट विल टेक टाइम, बट इनसाइडर को तो पहले से पता है, वो लोग अगर शेयर्स होल्ड किया हुआ है तो वो लोग तो पहले बेचेंगे, वो लोग तो पहले बेचेंगे, और प्राइसेस क्या होगा, डिक्लाइन, या कोई अगर शॉर्ट सेल कर दिया, बोरो करके सेल, क्योंकि पता है ये इन्फॉर्मेशन जैसे मार्केट में आया देयर विल बी अ नेगेटिव पब्लिसिटी अबाउट दी कंपनी, एंड प्राइस क्या होगा, क्रैश, एंड प्राइस क्या होगा, क्रैश। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप तो होल्ड करके रखे थे स्टॉक, और इनसाइडर वाला तो पहले मजा ले लिया, वो पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, प्राइसेस गिरा वो तो पहले ऊंचा प्राइस पे बेच के चला गया, या शॉर्ट सेलर एंजॉय कर लेगा, अल्टीमेटली कौन लॉस बियर करेगा, अपने रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अगर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है और अगर उसके ऊपर में ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब उस पर सर अगर सेबी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाता है और एसईसी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाता है, हु विल अल्टीमेटली सफर, रिटेल इन्वेस्टर्स विल अल्टीमेटली अपने सफर करेंगे। और अगर अपने सफर किए, अपने सफर करने का मतलब विल हैव टू बियर द लॉस, तो अपना क्या मार्केट के तरफ इंटरेस्ट रहेगा कि अपने मार्केट पे और रिलाई रहेंगे, तो अपने ट्रेड करेंगे, नो, मार्केट विल मूव टुवर्ड्स वेयर, इनएफिशिएंट पार्ट, मार्केट किसके तरफ मूव करेगा, इनएफिशिएंसी की तरफ मूव करने वाला मार्केट, राइट। बिकॉज अगर सर इनसाइडर इंफॉर्मेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर में सेबी या एसईसी रेगुलेशन नहीं लाता है, अल्टीमेटली पीपल विल लूज कॉन्फिडेंस एंड दी मार्केट्स विल बिकम व्हाट, इनएफिशिएंट। ऑल्दो जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग होता है ना,
उससे फेयर प्राइस की तरफ मूव जाता है, उससे जो शेयर का दाम है ना वो फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ जाएगा। सर एग्जांपल दीजिए, रेमंड का दाम चल रहा था से 550 जब तक वो न्यूज नहीं आया, ठीक है, बट एक्चुअली वो न्यूज आता ना उसके हिसाब से प्राइस होना चाहिए था 450। तो अगर सब कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वाला, अगर सब कोई शॉर्ट सेल करे या सेल करे तो प्राइसेस मूव होगा नीचे की तरफ, और 450 की तरफ आया तो क्या सर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ आया कि नहीं? बिल्कुल आया। अच्छा बात है कि नहीं? हाँ अच्छा तो बात है, प्राइसेस ओवर वैल्यूड था, नीचे आना चाहिए था, बट इस तरीके से नहीं आना चाहिए था, मतलब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं आना चाहिए था, या इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से नहीं आना चाहिए था। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या बोले थे? नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो अगर वो इंक्रीज हो तो सर एफिशिएंसी बढ़ेगा, और अगर वो लोग डिक्रीज होगा तो इनएफिशिएंट जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ तो पीपल विल ट्रेड एंड इट विल बिकम एफिशिएंट, और अगर इनसाइडर ट्रेड हुआ तो मार्केट्स विल बिकम व्हाट? इनएफिशिएंसी की तरफ जाएगा, ठीक है। थर्ड इज द इम्पेडिमेंट्स टू द ट्रेडिंग। इम्पेडिमेंट्स मतलब लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस। सोचो अगर शॉर्ट सेलिंग के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस है, शॉर्ट सेलिंग, कोई कोई कंट्रीज शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं करता है, जैसे इंडिया में आप सेल कर सकते हो इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज सुबह का तुम शॉर्ट सेल किया तो 3:15 ऑटोमेटिकली अगर तुम बाई नहीं किया ना, ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर बाई करवा देगा, तो तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मतलब नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है। वेयर एज इन केस ऑफ डेवलप मार्केट लाइक यूएस, इन केस ऑफ डेवलप मार्केट लाइक यूएस यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशन, आप ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, शॉर्ट सेल किया नेक्स्ट डे आके आप बाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इंडिया में अलाउड नहीं है, बट देर आर सर्टेन कंट्रीज जो कि शॉर्ट सेलिंग अलाउ ही नहीं करता है। शॉर्ट सेलिंग अलाउ ही नहीं करता, क्यों नहीं करता है सर? क्योंकि देखो शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइसेस विल डिक्लाइन, यू आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस विल डिक्लाइन, तो यार कंट्री बोलता है ना यार देखो प्राइसेस जब डिक्लाइन होगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स बेचारा लोग को लॉस होगा, दैट इज वाई वो लोग, मतलब इट्स लाइक अ नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव सेंटिमेंट, क्योंकि प्राइस डिक्लाइन से यार क्यों फायदा करवाए, प्राइस डिक्लाइन से क्यों आपको फायदा हो रहा हो, क्योंकि कोई और तो लॉस कर रहा है। तो इफ देर आर लिमिटेशंस ऑन दी शॉर्ट सेलिंग, तो ऑब्वियसली अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो नीचे कैसे आना चाहिए था, नीचे कैसे आना चाहिए था वाया शॉर्ट सेलिंग, बट बोला अगर रेस्ट्रिक्शंस है शॉर्ट सेलिंग पे तो ऑब्वियसली आप मार्केट जो होगा एफिशिएंट नहीं बनेगा, मार्केट एफिशिएंट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि यार प्राइसेस चल रहा 1000, होना चाहिए था 900, तो अगर शॉर्ट सेलिंग हो जाए तब तो सर 1000 जो है 900 की तरफ मूव करेगा, और अगर प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ मूव करता है तो मार्केट्स का इनएफिशिएंसी, बट मैंने क्या बोला, अलाउड नहीं है शॉर्ट सेलिंग, so there will be a gap between the price and the intrinsic value, and market will remain what? Inefficient. Market will remain what? Inefficient. Also remember arbitrage. Arbitrage का मतलब याद है यार, सस्ते चीज को बाई करेंगे, ओवर वैल्यू चीज को सेल करेंगे। सेम चीज सर अगर दो मार्केट में अलग अलग दाम चल रहा है, या बैंगलोर में दाम चल रहा है कोई चीज का 1000 रुपीज, दिल्ली में चल रहा है 1200 रुपीज, तो बैंगलोर से बाई करिए दिल्ली में सेल करिए, बैंगलोर से बाई करिए दिल्ली में सेल करिए, 200 का क्या? आर्बिट्रेज प्रॉफिट। आर्बिट्रेज प्रॉफिट अगर रिस्ट्रिक्शंस है आर्बिट्रेज के ऊपर में, इफ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस then markets will not move, will it will not become what? Efficient. So if there are restrictions on the short selling, if there are restrictions on the arbitrage, the market will not move towards what? Efficiency. Market will remain what? Inefficient. Last factor is the costs, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ऑल। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब याद है आपको, चैप्टर 1 में अपने कवर किए थे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी आई थिंक लास्ट सेकंड एलियस के अंदर में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता था अपना? ब्रोकरेज कमीशन, बिड आस्क स्प्रेड। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता था? इम्पैक्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर ये सब खर्चा ज्यादा है तो ट्रेडिंग कम होगा या ज्यादा? ट्रेडिंग कम होगा ना, बिकॉज इफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज हाई पीपल विल ट्रेड लेस। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है, अगर आदमी लोग ट्रेड कम करेगा तो मार्केट किसके तरफ मूव करने वाला है? अगेन इनएफिशिएंट की तरफ, इनएफिशिएंट मार्केट की तरफ मूव करेगा, right? Market will move towards inefficiency if transaction cost is what, या transaction cost ज्यादा है एज कंपेयर टू जो प्रॉफिट होना चाहिए, एज कंपेयर टू व्हाट? जो प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि सर मान लीजिए दिल्ली में प्राइस चल रहा है कोई चीज का 1000 और बैंगलोर में दाम चल रहा है उस चीज का 1100, तो मन कर रहा है सर दिल्ली से बाई करे और बैंगलोर में बेचे, 1000 पे बाई करके 1100 पे बेचे और 100 का प्रॉफिट। सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो नहीं लिया आपने? अगर मान लो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 120 रुपीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 120, अब बताओ आपको फायदा है कि नहीं? नहीं है ना, बिकॉज आप कमा रहे हो 100, खर्चा कितना दे रहे हो? 120, नेट में 20 का लॉस, नेट में 20 का लॉस। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है आपको कि सर अपने को ये भी देखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, वी हैव टू कंसिडर व्हाट? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरा प्रॉफिट से ज्यादा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो तो बढ़िया,
तभी तो सारा रिटेल इन्वेस्टर्स आएगा, तभी तो मार्केट में वॉल्यूम, राइट। तो 4 फैक्टर्स का बात किए। सबसे पहला नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स, सेकंड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स हाई हो बढ़िया, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी ज्यादा हो बढ़िया। थर्ड थर्ड फैक्टर क्या था, इम्पेडिमेंट्स टू द ट्रेडिंग, लिमिटेशन कम हो तो बढ़िया, शॉर्ट सेलिंग पे लिमिटेशन कम हो तो बढ़िया, आर्बिट्रेज पे लिमिटेशन कम हो तो बढ़िया। फोर्थ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कम हो तो बढ़िया, कम हो तो बढ़िया। मैं सारा चीज कम और ज्यादा एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि कब मार्केट एफिशिएंट बनेगा, मतलब एफिशिएंसी की तरफ मूव, राइट। तो ये अपने एलओएस नंबर सी कवर किया। तो एलओएस नंबर ए, बी और सी अपना कंप्लीट हो गया। एलओएस नंबर ए, बी, सी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो आज के लिए अपने पॉज लेते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल डिस्कस पार्ट नंबर 1 का जो बचा हुआ एलओएस है, एलओएस नंबर सी, डी एंड ई, राइट। ये तो एक बार में हेवी हो जाएगा, बट यस आप प्लीज इस चीज को रिवाइज करिएगा, क्योंकि जितना भी आपने सुना है हो सकता है आप भूल जाओ, प्रोवाइडेड आप रिवाइज नहीं करो। प्रोवाइडेड अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तब तो भूलोगे। तो एक बार प्लीज आप स्क्वाइजर को गो थ्रू करिएगा टू एंश्योर कि आपने जो भी डिस्कस किए आपको सारा चीज, तब आपके लिए नेक्स्ट वाला एलओएस थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिकॉज वहां भी अपने एफिशिएंसी को लेके बात करेंगे। बट यस नेक्स्ट वाला एलओएस थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है। इट्स इंपॉर्टेंट कि पहला वाला ये 2-3 एलओएस अब आप अच्छे से कर लीजिए, तो नेक्स्ट वाला एलओएस भी आपके लिए फिर इजी हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।